हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ऑटो को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट को लगाए मस्ती में जा रहा होता है। सोरो नेमी से टकरा जाता है जिस वजह से दोनों के एयरपोर्ट गिरकर एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑटो एक एयरपोर्ट लगाता है जिसमें वही गाना बज रहा होता है जो वो फिलहाल सुन रहा था। जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें समझ आता है कि दोनों के एयरपोर्ट चेंज हो गए हैं। सोरो मेमी उसे ब्रिज के ऊपर मिलने का इशारा करती है। दोनों इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि दोनों सेम गाना सुन रहे थे। इसके बाद दोनों अपना एयरपोर्ट एक्सचेंज कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सोरो मेमी बस में ट्रेवल कर टोक्यो आ रही होती है। बस में बैठा एक बच्चा उसके साथ प्रैंक करने लग जाता है। फाइनली वो टोक्यो पहुंच जाती है। इधर ऑटो चलते चलते ही एक म्यूजिक ही बना लेता है और उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए वो वाटर फाउंटेन के पास बैठ जाता है। एक्चुअली में वो एक म्यूजिक कंपोजर और क्रिएटर होता है। अभी सोरो मेमी वहाँ पर आकर पानी में अपना फेस धोती है। ऑटो उसे देखकर पहचान लेता है, ये तो वही लड़की है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। डर की मारी उसका फोन उछल जाता है। वो पानी में गिरने ही वाला होता है पर सोरो मेमी उसे पकड़ लेती है। तभी फाउंटेन उसके ऊपर चढ़ जाता है तो ऑटो भी उसे बचाने की जगह अपने फोन को बचाता है, इस वजह से वो पूरी तरीके से भीग जाती है। ऑटो उसे बोलता है तुम सामने के एक शोरूम में जाकर अपने कपड़ों को चेंज कर सकती हो। वो बोलती है कोई बात नहीं, कपड़े तो अपने आप ही सूख जाएंगे। अगले दिन सोरो मेमी एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड शोता का वेट कर रही होती है। एक्चुअली में वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, सेम स्कूल में पढ़ते थे, साथ में आते जाते थे, जिस वजह से दोनों के बीच में प्यार हो गया। हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद शोता शोरा मेमी को प्रपोज भी करता है, जिसके बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और नेक्स्ट मंथ उन दोनों की शादी होने वाली थी। इसलिए शोरा मेमी उससे मिलने के लिए टोक्यो में आई थी। लेकिन शोता उसे बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। सुनकर शोरा मेमी को तो बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ ऑटो की मकान मालकिन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा चेयरफुल थी, इवन एक पेंटर भी थी। इधर शोरा मेमी नाइट स्पेंड करने के लिए एक हाई क्लास होटल में रूम बुक करती है, लेकिन उसका हुलिया देखकर स्टाफ सोचने लग जाती है पता नहीं इसके पास पैसे होंगे भी या नहीं। पर वो पैसे दिखाकर बोलती है मेरे पास बहुत पैसे हैं। जिसके बाद वो ढेर सारा वीआईपी खाना ऑर्डर करती है और फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा टेस्टी खाना खाने के बाद वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी थी। इधर ऑटो एक लेडी के साथ बैठा हुआ होता है जो म्यूजिक कंपनी में एआर होती है। उसका नाम शोभी होता है और उसका काम ऑटो जैसे न्यू राइटर को हेल्प करना और डेब्यू में हेल्प करना था। यहाँ पर वो ऑटो का न्यू कंपोज किया हुआ म्यूजिक सुन रही होती है और उस गाने को सुनने के बाद बोलती है इस म्यूजिक को सुनकर लग रहा है जैसे कि इसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं है और ना ही तुम कभी रोए हो। वो तो बोलता हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आखिरी बार कब रोया था। इसके बाद शो भी खाना ऑर्डर करती है और उसे बताती है एक फेमस सिंगर मानवे और एरियल का एक सॉन्ग 5 दिन में ही 10 मिलियन व्यूज पार कर गया है। सोरे मेमी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड सोता को मिस कर रोने लग जाती है। तभी वो तो वहाँ से गुजर रहा होता है तो सोरो मेमी उसे अपने पास बुलाकर बोलती है ऐसे कैसे कोई किसी को धोखा दे सकता है, ये तो सही नहीं है ना। को समझ नहीं आ रहा अब ये क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि दोपहर में वो उसकी वजह से भीग गई थी। लेकिन सोरो मेमी पैसे लेने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में डिनर करने के बाद वो तो इसोबो को टैक्सी में बिठाकर घर जाने लगता है। वहीं इधर ब्रिज के ऊपर सोरो मेमी अपने एंगेजमेंट रिंग को देखकर रो रही होती है। तभी अचानक उसके हाथों से रिंग गिर जाती है। वो रिंग को कैच करने के लिए जंप करने वाली होती है। वो तो उसे देख लेता है। वो तो लगता है शायद ये मरने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे जाकर रोकता है। इसी चक्कर में सोरो मेमी का एक जूता नीचे गिर जाता है तो ओतो उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए बोलता है क्योंकि बिना जूते वो कैसे चल पाती। जिसके बाद ओतो उसे लेकर जा रहा होता है पर ये मैडम अचानक से रोना स्टार्ट कर देती है।
मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है? आधे वक्त मेरे साथ बस में प्रैंक किया गया, उसके बाद मैं पार्क में भीग गई और अब मेरे फियांसी ने मुझे डंप कर दिया। वो तो बोलता है तुम होश में भी हो, तुम क्या बोले जा रही हो? सोरो मेमी उसे बोलती है पर दोपहर वाली गलती तो तुम्हारी ही थी। दूसरी तरफ मकान मालकिन का बेटा सोच की अचानक से अब्रोड से घर आ जाता है। मकान मालकिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सोच की पूछता है वो तो कहाँ पर है? वो बताती है आज वो अभी तक घर नहीं आया है। इधर वो तो सोरो मेमी को होटल तक पहुंचाकर उसके लिए स्लीपर भी अरेंज कर वहाँ से जाने लगता है, पर सोरो मेमी उसे रोक कर एक हेल्प मांगती है। असल में वो पहली बार इतने बड़े होटल में आई थी और उसे रूम का कार्ड यूज करना भी नहीं आता था, तो ओतो उसे सिखा देता है। जहाँ वो देखती है कि ओतो के हाथ में चोट लगी हुई है। दूसरी तरफ सोस्की अपनी मोम को बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर टोक्यो में आया है, पर वो शादी भी करना चाहता है। ये सुनकर उसकी मोम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फाइनली अब उसका बेटा शादी करना चाह रहा है और ये बात जानकर हैरान भी हो जाती है कि उसका बेटा कोई लव मैरिज नहीं बल्कि किसी भी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है। इधर सोरो मेमी ओटो की चोट पर मलहम लगाकर बोलती है, मैं वहाँ से कूदने वाली नहीं थी, मेरी रिंग नीचे गिर गई थी, बस मैं उसे पकड़ना चाहती थी। ओटो बोलता है क्या ये रिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। ओटो उसे कंफर्ट फील कराने के लिए म्यूजिक सुनाता है जो उसने दोपहर में रिकॉर्ड किया होता है। वो सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद ओटो उसे बोलता है क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो? सोरी मेमी उसे बोलती है क्या तुम किसी से प्यार करते हो? ओटो बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से प्यार हो सकता है। सोरो मेमी बोलती है तब तो तुम इस पेन को समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तभी ओटो की नजर मेडिसिन बॉक्स पर जाती है। सोरो मेमी कहीं अपने आप को हार्म ना कर ले, ये सोचकर वो उस मेडिसिन बॉक्स को अपने साथ ले जाता है। लेकिन उससे पहले वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है कहीं कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जिससे वो अपने आप को हर्ट कर सकती है। तभी सोरो मेमी आकर बोलती है डोंट वरी, मैं अपने आप को नहीं मारूंगी। तभी उसका फोन बजने लग जाता है। हड़बड़ी के चक्कर में वो अपना फोन भी ढूंढ नहीं पा रही होती, जबकि फोन उसके पर्स में ही होता है। वो तो फोन उठाकर बोलता है सोता का कॉल है। वो रिसीव करती है। सोतो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ग्रैंडमा को भी जल्दी सब कुछ बता दूंगी। कॉल रखने के बाद वो ओटो को बोलती है कल तुम मेरे साथ सोता से मिलने के लिए चलोगे? वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तो वो बड़े प्यार से उसका मोबाइल मांगती है और फेंकने का धमकी देकर बोलती है तुम्हें चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वो तो होटल से निकलकर जा रहा होता है। सोरो मेमी चिल्लाकर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोरो मेमी है। मुझे पता है कल तुम नहीं आओगे, पर अपना नाम तो बता ही सकते हो ना? ओटो भी उसे अपना नाम बता देता है। नेक्स्ट डे ओटो की मकान मालकिन उसे बताती है उसका बेटा यानी कि सोस्के न्यूयॉर्क से बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है और शादी भी करने वाला है। अगले सीन में वो तो होटल में जाता है, जहाँ पर सोरो मेमी उसे बोलती है मेरे पास तो शूज भी नहीं है। जिसके बाद वो तो उसके लिए शूज खरीद देता है और उसके साथ सोता के घर पर जाता है। सोता घर पर नहीं होता पर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर होती है। ये देखकर सोरो मेमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तब तक सोता भी घर पर आ जाता है तो वो सोता को एक तमाचा लगाकर वहाँ से निकल जाती है। वो तो भी उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद सोरो मेमी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा सोरो मेमी की शादी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। तभी उन्हें सोरो मेमी का कॉल आता है, पर ग्रैंडमा को इतना ज्यादा खुश देखकर वो उन्हें बता ही नहीं पाती है कि सोता ने उसे डंप कर दिया है। ग्रैंडमा उसे बोलती है सोता को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। एलिवेटर के मेजरमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर वाले आए थे। वो तो उसे पूछता है ये एलिवेटर का मसला क्या है? सोरो मेमी उसे बताती है मेरी दादी को चलने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए सोता ने कहा था कि वो घर में एलिवेटर लगवा देगा। फिर वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली में बस उसकी ग्रैंडमा है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में सोरो मेमी ओतो से रिक्वेस्ट करती है प्लीज आज के लिए तुम मुझे अपने घर में रहने दो, पर वो उसे समझाता है आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी ग्रैंडमा को सब कुछ सच बताना ही होगा, इसलिए आज ही घर जाकर उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। सोरो मेमी बोलती है तुम सही बोल रही हो और वो जाने लगती है। तो वो बोलता है क्या तुम सच में जा रही हो? सोरो मेमी बोलती है डोंट वरी, मैं सुसाइड नहीं करूंगी। लेकिन फिर वो उसे खुश करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो फेमस म्यूजिकल वोकल एक्ट मैनवो है और सोरो मेमी मैनवो की बहुत ही बड़ी फैन थी, तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऑटोग्राफ लेकर चली जाती है।
लेकिन उसकी बस नाइट में थी, इसलिए वो रिलैक्स होने के लिए सोना में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तो ऑटो की मकान मालकिन उसे अपने घर लेकर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। मकान मालकिन ऑटो को बोलती है कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ ही रहेगी। सोरो मम्मी ऑटो को बोलती है तुम तो एक नंबर के झूठे हो। नेक्स्ट सीन में मकान मालकिन सोरो मम्मी की पूरी कहानी सुनने के बाद उसे बोलती है अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें काम करना होगा, और उसे अपनी एक फ्रेंड की दुकान पर वेट्रेस के काम पर लगा देती है। इधर ऑटो को दिखाया जाता है जो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तभी सोच के उसे मिलने के लिए आ जाता है और अपनी मोम के बारे में पूछता है उन्हें किसी बात को लेकर परेशानी तो नहीं है। वो बोलता है नहीं, वो तो एकदम बिंदास रहती है। और फिर वो ऑटो से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाता है। ऑटो बताता है मेरे पेरेंट्स मेरे म्यूजिक करियर से खुश नहीं हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर एक आदमी सोरो मम्मी को कॉल कर एलिवेटर की डिपॉजिट फीस नेक्स्ट मंथ तक पे करने के लिए बोलता है और उसकी कंप्लीट कॉस्ट 3 मिलियन होती है। ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उससे सामने का रखा हुआ बोट गिर जाता है। तभी सोस्की आकर पैम्पलेट उठाने में उसकी हेल्प करता है। उसी तरह भी शो भी ऑटो को कॉल कर बोलती है कल तुम्हें कंपनी में आना है, तुम्हारे लिए एक काम है। इधर अंदर आकर शोरूम में शॉप ओनर से एडवांस पैसे मांगती है। हालांकि उसका आज काम पर पहला दिन था और वो 3 मिलियन एडवांस मांगती है तो शॉप ओनर के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो शॉप ओनर की बेटी यानी कि हाडू को बताती है मेरा फियोंसे मेरी ग्रैंडमा के लिए घर में एलिवेटर लगवाने वाला था, लेकिन अब उसने शादी से मना कर दिया है तो मुझे ही पे करना होगा। तो हाडू से आइडिया देती है क्यों ना तुम एक अमीर बंदे से शादी कर लो, इसके लिए वो तुम्हें पैसे दे देगा, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा स्टाइलिश बनना पड़ेगा। वो अपना ये आइडिया जैसे ही ऑटो को बताती है तो ऑटो तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। इसके बाद दोनों बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। तभी मकान मालकिन आकर बोलती है तुम दोनों बच्चे हो क्या? शोरूम में भी बताती है मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन मकान मालकिन बोलती है मेरे घर में ये अलाउ नहीं है। तो हारू से एक और आइडिया देती है तुम मॉडलिंग तो नहीं कर सकती पर एक ब्यूटीफुल गर्ल तो बन सकती हो ना, और उसे अपने कुछ कपड़े देती है। नेक्स्ट सीन में वो तो सोबी के पास आता है जहाँ वो उसे एक वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करने का टास्क देती है। उसी टाइम पर फेमस सिंगर मानवो और एरियल वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो मानवो को ऑटो से इंट्रोड्यूस करवाती है। मानवो बोलता है मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना है। ये जानकर ऑटो को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऑटो मानवो को बोलता है मैं ना तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? मानवो बोलता है ठीक है और पेन लेने के लिए बाहर चला जाता है। पीछे से एरियल ऑटो से चिपकने लग जाती है। ऑटो को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी मानवो वहाँ पर आ जाता है और वो उससे दूर हो जाती है। अगले सीन में ऑटो मानवो का ऑटोग्राफ सोरो मम्मी को दे देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है मेरा टारगेट मैरिज हंटिंग है, मैंने तो डेटिंग ऐप चलाना भी सीख लिया है। वो तो बोलता है ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बोलती है ये सब कुछ मैं सोता को बुलाने के लिए कर रही हूँ। उसके बाद ओतो से बोलता है ये मैरिज हंटिंग इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, जरूर तुम्हें सोता से भी बेटर पर्सन मिल जाएगा। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन मैं उसे टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त ने ही पटा ली। वैसे इन कपड़ों में ना तुम काफी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है इस बंदे ने मेरी तारीफ कैसे कर दी। नेक्स्ट सीन में वो तो कैफे में काम कर रहा होता है। एक लड़की उसे अपना नंबर देकर बोलती है मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। ये देख कर वो तो हैरान ही हो जाता है। इधर सोस के घर आता है। सोरो मम्मी उसे देखकर पहचान जाती है। उसके बाद वो गार्डन में ही फायर कैंप करते हैं। यहाँ वो सोस्को को भी बताती है कि वो मैरिज हंटिंग कर रही है और उसे डेटिंग ऐप पर इतना अच्छा बंदा नहीं मिल रहा जो कि सोता से भी परफेक्ट हो। वो बोलता है सोता भी तो परफेक्ट है। सोरो मम्मी बोलती है पर ये मेरे टाइप का नहीं है। ये सुनकर तो वो चिढ़ जाता है और दोनों में फिर से बहस होने लग जाती है। तभी मकान मालकिन उन्हें शांत कराती है जिसके बाद वो अपनी लड़ाई भूलकर अपनी अपनी बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तो गाना कंपोज कर रहा होता है और सोस की उसकी हेल्प करता है। और सोरो मम्मी काफी ज्यादा बोर हो रही होती है इसलिए वो मकान मालकिन के पास जाकर बातें करने लग जाती है। इधर सोस की ओतो को बोलता है तुम इतना अच्छा म्यूजिक क्रिएट करते हो तो उन्हें यूट्यूब पर पोस्ट क्यों नहीं करते। इसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। सोस के सोरे मम्मी को बोलता है तुम ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मेरा एक फ्रेंड बिजनेस पार्टी दे रहा है, तुम अपनी मैरिज हंटिंग के लिए मेरे साथ वहाँ पर चल सकती हो। ये सुनकर वो तो खुश हो जाती है
पर ओतो को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगले सीन में ओतो इसोबी को कॉल कर बताता है वो उसका टास्क करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ सोता सोरो मेमी के घर जाकर उसकी ग्रैंडमा को सब कुछ बता देता है कि वो शादी नहीं करेगा। तो ग्रैंडमा परेशान हो जाती है, उसकी पोती अगर सोता के साथ नहीं है तो कहाँ पर है। ऊपर से एलिवेटर वाले बोलते हैं उसने बोला है कि वो नेक्स्ट मंथ तक बिल पे कर देगी। ये सुनकर ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, कहीं मेरी पोती अपनी किडनी तो नहीं बेचने वाली है। इधर सोरो मेमी सोस्की के साथ पार्टी में जाती है जहाँ उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है पर वो रिसीव नहीं करती। दूसरी तरफ ओ तो उस वीडियो का म्यूजिक बनाने में लगा हुआ होता है। मकान मालकिन बोलती है मुझे सोरो मेमी बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ सोस्की और वो एक दूसरे से शादी कर ले। इधर पार्टी में बड़े बड़े लोग आए होते हैं जो हर बात पर अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे सोरो मेमी को काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है। इसलिए वो बाहर ताजी हवा खाने के लिए निकल जाती है जहाँ एक बच्चे के साथ खेलकर वो काफी ज्यादा मस्ती करती है और सोस्की उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो तो उस वीडियो के लिए म्यूजिक क्रिएट कर लेता है और खुश होकर सोरो मेमी को बताने के लिए उसके रूम में जाता है। पर तभी उसे याद आता है वो तो पार्टी में गई है, इसलिए काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पर तभी उसे उस लड़की का नंबर दिखता है। उसकी और सोरो मेमी वापस आ रहे होते हैं। सोस्की उसे बोलता उस बच्चे के साथ खेलकर तुम ना काफी ज्यादा खुश थी, पर अभी अपसेट क्यों हो। वो बताती है मेरी मोम भी मुझे ऐसे बाहर खेलता हुआ छोड़कर चली गई थी और दोबारा वापस कभी नहीं आई। इधर वो तो उस लड़की को कॉल लगा देता है और दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। इधर सोरो मेमी की ग्रैंडमा उसे फिर से कॉल करती है और बताती है सोता ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम अब घर वापिस आ जाओ। पर वो बोलती है नहीं, मैं टोक्यो में ही शादी कर रहूंगी। और अचानक से सोस्की से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सोस्की हाँ बोल देता है क्योंकि उसे भी तो शादी करनी ही थी। ये बात जब मकान मालकिन को पता चलती है तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोरो मेमी को एक्वेरियम की 2 टिकट भी देती है और वो 2 टिकट ओतो को भी देती है। इसके बाद सोरो मेमी सोस्की के साथ एक्वेरियम में जाती है। ओतो भी उस लड़की को लेकर वहाँ पर आ जाता है, पर यहाँ पर उसकी नजरें सोरो मेमी को ही ढूंढ रही होती है। सोरो मेमी भी जब ओतो को उस लड़की के साथ देखती है तो उसे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ सोस्की की मॉम अपने फ्रेंड के कैफे में जाकर उन्हें बताती है कि उनका बेटा और सोरो मेमी डेट पर गए हैं, इवन दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। दूसरी तरफ वो तो बाहर निकलकर उस लड़की के साथ बातें करने लग जाता है। सोस्की भी सोरो मेमी के साथ बाहर आ जाता है, तभी उसे एक कॉल आता है तो सोरो मेमी भी उसे अकेला छोड़ देती है और सामने के एक बुटीक में कपड़ों को ताड़ने लग जाती है। उसी टाइम पर उसे एक गाउन दिखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, पर उसका प्राइस इतना ज्यादा था कि वो उसे खरीद नहीं सकती थी। इसके बाद वो सोस्की को अपने होम टाउन के बारे में बताती है और सोए उसे एक बच्चों वाली रिंग देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी तरफ इसोबी ओतो को कॉल कर बताती है एक बड़े सेलिब्रिटी को तुम्हारा म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद आया। इधर ये लड़की अचानक से ओतो से पैसे मांग लेती है, मेरी मोम को कैंसर है, इसके बदले मैं तुम्हारे साथ होटल चलने के लिए भी तैयार हूँ। पर वो तो समझ जाता है ये स्कैमर है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो लड़की उसे सच बताने लग जाती है मुझे अपनी बहन का लिया हुआ कर्जा चुकाना है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर वो उसे अपना रियल नाम भी बताती है, शहरा। वो बोलती है मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्या एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें कभी कभार कॉल कर सकती हूँ। ओतो ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में सोरो मेमी ओतो के ही आने का वेट कर रही होती है। जब वो आता है तो वो उसे बताती है सोस्की ने उसे शादी के लिए प्रपोज करा है और वो उसे रिंग भी दिखाती है। वो बोलता है मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा मूड एकदम खराब है। सोरो मेमी उस लड़की के बारे में उससे पूछती है जहाँ वो एट्रू जाडू से सब कुछ बता देता है। वो बोलती है इतना भी ज्यादा डिटेल में बताने को नहीं कहा था। दूसरी तरफ मकान मालकिन अपने बेटे को अपनी फ्रेंड की शॉप में डिनर के लिए इनवाइट करती है। इधर वो तो सोरो मेमी को भारी मन के साथ उसे शादी के लिए बधाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ सोस्की की मॉम उनकी शादी के बारे में डिस्कस कर ही रही होती हैं। तभी उसे एक कॉल आता है। उसके बात करने के हाव भाव से ही उसकी मॉम समझ जाती है ये कॉल जरूर किसी लड़की का है। जिसके बाद वो अपने बेटे को सबको सच बताने के लिए बोल रही होती है। अगले दिन मकान मालकिन सुबह सुबह ही ओतो को जगा देती है और उसे बताती है कि न्यूयॉर्क में सोस्की की एक गर्लफ्रेंड थी, पर वो उसे छोड़ नहीं रही है, इसलिए सोच के उसे पीछा छुड़वाने के लिए शादी करना चाहता है। और इससे तो सोरो मेमी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना।
इसलिए वो ओतो को बोलती है किसी भी तरीके से तुम सोरो मैमी को शादी करने के लिए मना कर दो। पर ये काम ओतो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सोरो मैमी ने तो शादी के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के लिए इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दिया था। ओतो उसे बोलता है अब इंग्लिश सीख कर कोई फायदा नहीं है और न्यूयॉर्क में तो तुम्हें जापानीज फूड भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा इतना ज्यादा मेहनत करना एकदम बेकार है। सोरो मैमी बोलती है तुम जेलस फील कर रहे हो ना, तुम्हें मुझसे शादी करनी है क्या? ओतो बोलता है क्या कहा, शादी, वो भी तुमसे? और फिर से दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी मकान मालकिन आकर उन्हें रोकती है। तभी सोरो मैमी को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आ जाता है और सुनाने लग जाती है। सोरो मैमी बोलती है डोंट वरी, मैं शादी कर ही घर आऊंगी और एलिवेटर का बिल भी पे करूंगी। ग्रैंडमा उसे डांटने लग जाती है, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि तुम लिफ्ट के पैसों के लिए किसी अमीर लड़के से शादी करो? और उसकी माँ की बात छेड़ देती है जिससे दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी मकान मालकिन उन्हें बताती है आपकी बेटी मेरे घर पर है और यहाँ पर अच्छे से रह रही है, पर जब वो घर आने के लिए तैयार होगी तो मैं सेफली उसे घर भेज दूंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा रिलैक्स हो जाती है। सीन में सोस्की और सोरे में भी शादी कैंसिल करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये जेन्युइन मैरिज नहीं है। दोनों बस अपने अपने प्रॉफिट के लिए शादी करना चाह रहे थे। इधर एक लेडी को दिखाया जाता है जो जापान की सबसे फेमस डिजाइनर होती है जिसका नाम आशा है। इंटरव्यू में एक रिपोर्टर उससे पूछ रही होती है हमने सुना है आपकी फैमिली नहीं है तो क्या आपको अकेला फील नहीं होता? वो बताती है एक बार मैंने शादी की थी। दूसरी तरफ सोस्की सोरो मैमी को बोलता है जब तुमने एक्वेरियम में ओतो को उस लड़की के साथ देखा था तो तुम उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कि ये दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो रही हो। इसके बाद वो जैसे ही घर आती है तो मकान मालकिन उसे एक पार्सल देती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए भिजवाया था जिसमें उसके घर जाने का टिकट होता है। इसके बाद वो तो उसे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया है? सोरो मैमी काफी ज्यादा इमोशनल होकर बोलती है अभी मैं ये शेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर जब मैं तैयार हो जाऊंगी ना तो एक दिन तुम्हें जरूर बताऊंगी। वैसे सोच की नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क चला जाएगा। मुझे लगता है मैं कभी अपनी ग्रैंडमा के लिए एलिवेटर नहीं लगा पाऊंगी। वो तो बोलता है तुम खुद कमाकर क्यों लगाने का नहीं सोच रही हो? सोरो मैमी बोलती है इतनी ज्यादा सेविंग कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तब तक पता नहीं ग्रैंडमा बचेगी भी या नहीं। तो ओतो उसे अपना कंपोज किया हुआ म्यूजिक सुनाता है तो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इतना अच्छा है ना, तुम्हें ये तो पता है तुम्हें करना क्या है, पर मुझे तो ये पता ही नहीं कि मुझे आगे करना क्या है। वो तो बोलता है कोई तो चीज होगी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होगा। तभी सोरो मैमी उसे उस बुटीक में ले जाती है और उसे वो गाउन दिखाकर बोलती है जाने से पहले मैं इसे जी भरकर देखना चाहती हूँ। वो तो उसे बोलता है तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो। वो बोलती है क्या मतलब कि मैं यहीं पर रहूँ? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो या फिर मुझसे शादी करना चाहते हो? वो तो बोलता है बस भी करो, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो। शोरूम की लाइट ऑफ हो जाती है लेकिन सोरो मैमी उस ड्रेस को देखे ही जा रही होती है। नेक्स्ट डे मकान मालकिन दोनों को ही डांट रही होती है क्योंकि दोनों ही रात भर गायब थे और अब तक ड्रंक थे, जिससे मकान मालकिन को लगता है दोनों इंटीमेट भी हुए होंगे। पर सोरे मैमी बोलती है इंटीमेट तो छोड़ो, इसे तो किस करना भी नहीं आता है। तभी मकान मालकिन उसे उसका रिटर्न टिकट देती है लेकिन सोरे मैमी जाने से मना कर देती है। इवन वो टिकट फाड़ भी देती है और बोलती है मैं भी हो तो जैसे इंडिपेंडेंट इंसान बनूंगी और बहुत सारे पैसे कमाकर एलिवेटर भी खरीदूंगी। इधर हमें आशा को दिखाया जाता है जिसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो ये ड्रेस इसी को गिफ्ट करने वाली थी। इधर सोरे मैमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसे कैसे कमाएगी। हारू से बोलती है तुम हमारी शॉप में काम कर पैसे सेव नहीं कर सकती हो, बेटर रहेगा तुम अपने अंदर के पैशन को पहचानने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन में वो उस गाउन को दोबारा देखने के लिए चली जाती है। तभी शॉप ओनर उसे देख लेता है और बताता है ये ड्रेस सेल हो चुका है, पर उसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए वो उसे एक बार उस ड्रेस को पहनने देता है जिसे पहनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सोरे मैमी उस शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करती है क्या मुझे यहाँ पर काम पर रख सकते हो, क्योंकि उसे कपड़ों के डिजाइन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ओनर बोलता है पर यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारा स्टाफ है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रांड और शॉप का नाम लिखकर उसे दे देता है तुम यहाँ पर जॉब के लिए ट्राई कर सकती हो। घर आने के बाद वो उन शॉप के नाम और ब्रांड के नाम पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो ओतो को हेल्प करने के लिए बोलती है लेकिन वो इरिटेट होकर बोलता है मैं लेट हो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। सोरो मैमी उसे बोलती है आज तुम्हें से अच्छी स्मेल आ रही है, जरूर तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी। और ऐसा ही होता है। इसोबी
ओतो को बताती है तुम जल्द ही डेब्यू करने वाले हो। इधर घर में मकान मालकिन के कुछ कपड़े लॉन्ड्री से धोकर आ जाते हैं, जिन्हें उनको देखकर वो सोच रही होती है इन कपड़ों को कैसे डिजाइन किया गया होगा, और चेक करने के लिए वो उन कपड़ों की सिलाई को खोलने लग जाती है। दूसरी तरफ इसो भी उसका रिसेंटली कंपोज किया हुआ गाना सुनकर बोलती है अचानक से तुम्हारे गाने इतने अच्छे कैसे होने लग गए हैं, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है। वैसे ये सॉन्ग ऑफिशियली रिलीज होने वाला है, पर ये सॉन्ग अगर कोई लड़की गाएगी तो बेटर रहेगा। दूसरी तरफ सॉस की न्यूयॉर्क जाने से पहले अपनी मोम से मिलने के लिए आता है। उसकी मोम तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सॉस की बोलता है मॉम कुछ सालों के बाद मैं टोक्यो में परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊंगा। उसकी मॉम बोलती है मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहते हो, क्योंकि दूर रहने से भी रिश्तों में प्यार बढ़ता है। इधर सोरो मेमी की ग्रैंड माँ आशा की मैगजीन को देख रही होती है। एक्चुअली में आशा और सोरो मेमी की फैमिली का कुछ कनेक्शन होता है। इधर वो तो घर आ जाता है, ये देखकर हैरान हो जाता है कि सोरो मेमी ने मकान मालकिन के सारे कपड़ों की चीर फाड़ कर रखी हुई है। इससे पहले मकान मालकिन घर आती दोनों सुई धागा लेकर सिलने लग जाते हैं, लेकिन मकान मालकिन घर आकर देख लेती है तो सोरो मेमी उससे माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि वो कपड़े काफी ज्यादा महंगे ब्रांड के थे। लेकिन मकान मालकिन उस पर गुस्सा नहीं करती और झूठ बोल देती है ये काफी चीप ब्रांड के हैं, और फिर वो पनिशमेंट के तौर पर दोनों को बाथरूम साफ करने के लिए बोल देती है। यहाँ पर वो दोनों साफ काम और मस्ती ज्यादा कर रहे होते हैं। सीन में दोनों को पता चलता है कि दोनों का बर्थडे जुलाई में ही आता है। ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज थे कि किस होने वाला था, पर तभी सोरो मेमी वाटर गन से उसे मारती है। वो तो चुपचाप उठकर बाथरूम में चला जाता है और एक बकेट पानी भरता है और चेक करता है कि पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है, और फिर सारा पानी वो सोरो मेमी के ऊपर डाल देता है। नेक्स्ट सीन में वो तो इसाबी के साथ गाने के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एरियल आ जाती है और ओतो को रोते हुए हक कर लेती है। असल में उसका मानवों के साथ फाइट हो गया था। इसाबी भी एरियल का चिपकू बिहेवियर जानती थी, इसीलिए वो ओतो को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ सोरो मेमी ढेर सारे कपड़ों की शॉप पर जाकर उन कपड़ों के डिजाइन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक डिजाइनर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, पर गुस्सैल भी था। अगर उसे कोई डिजाइन पसंद नहीं आता था तो वो उसे फाड़ कर ही फेंक देता था। नेक्स्ट सीन में वो तो अपना न्यू सॉन्ग लिख रहा होता है, तभी वहाँ पर सोरो मेमी आकर एक फैशन डिजाइन की बुक को पढ़ने लग जाती है ताकि उसे कपड़ों की शॉप में कुछ काम मिल सके। लेकिन वो तो उसे बोलता है तुम अपना डिजाइन तैयार क्यों नहीं करती हो, और उसे अपने से कुछ डिजाइन स्केच करने को कहता है। दूसरी तरफ हमें उस मकान मालकिन को दिखाया जाता है जो उसी खड़ूस डिजाइनर से मिलती है जिसका नाम तोरू होता है। एक्चुअली में ये दोनों काफी पुराने फ्रेंड्स होते हैं। वो तो देखता है सोरो मेमी ने बहुत कम टाइम में बहुत सारे डिजाइन बनाकर रख दिए हैं, ये लड़की कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ मकान मालकिन तोरू से सोरो मेमी के बारे में बात करती है, वो लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तोरू बोलता है पर मैं ऐसे इंसान को जॉब पर कैसे रख सकता हूँ जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है। सोरो मेमी जैसे ही फ्रेश होकर निकलती है तो देखती है ओतो तो टेबल पर ही सो गया है। वो उसके पास ही बैठकर उसका स्केच बनाने लग जाती है, लेकिन वो तो सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए मैडम उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो मकान मालकिन को बताता है कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा, जैसे किसी ने मेरे लिप्स को टच किया हो। कितना बेकार ड्रीम था ना। ये सुनकर सोरो मेमी तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद मकान मालकिन सोरो मेमी को लेकर तोरू के पास आती है। तोरू उसके बनाए हुए डिजाइन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो उसे जॉब पे रखेगा या नहीं ये नहीं बताता। इसके बाद हमें मानवों को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि रिसेंटली उसने जो गाना लॉन्च किया था उसका रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था और इसका ब्लेम वो एजेंसी के ऊपर लगा रहा होता है। और तो मानवों को ऐसे फ्रस्ट्रेशन में देख लेता है। वो ओतो को एडवाइस देता है अभी देर नहीं हुई है, तुम्हें इन एजेंसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो कोई स्टेबल जॉब ढूंढ लो जहाँ पर तुम्हें मंथली पैसे मिले, वरना बाद में ना तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। लेकिन इसो भी ओतो को उसकी बातों पर ध्यान ना देने के लिए बोलती है। वैसे तुम्हारा सॉन्ग गाने के लिए हमें एक सिंगर मिल चुकी है। लेकिन जब ओतो उसका गाना सुनता है तो उसे पता चलता है उसे तो गाने का गा भी नहीं आता है। लेकिन वो स्पॉन्सर की बेटी थी, इसलिए डेब्यू के लिए उसे लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन वो तो इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि उसे लगता है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपना टैलेंट इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहता था।
और वो शोभी को बोलता है मैं इस सॉन्ग के लिए दूसरी एजेंसी ढूंढ लूंगा। घर आने के बाद वो सब कुछ सोरो मेमी को बता देता है। वो बोलती है तुम अपना सॉन्ग खुद क्यों नहीं गा लेते हो। तभी उसे तोरू का भी कॉल आ जाता है। उसके बाद वो ओतो को बताती है मुझे एक फेमस डिजाइनर शॉप में जॉब मिल गई है। ये सुनकर ओतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उसे भी सोबी का कॉल आ जाता है। एक्चुअली मेरी सोबी ने प्लान किया होता है कि अगर ओतो का गाना कोई सिंगर लाइव गाए तो शायद उस गाने को सुनने के बाद स्पॉन्सर का मूड चेंज हो सकता है। डेब्यू के लिए उसका सॉन्ग एक जेन्युइन सिंगर गा सकता है। स्पॉन्सर का क्लब में पहुंचने का टाइम 11 बजे होता है, पर सोरो मेमी बोलती है अगर गाने के अकॉर्डिंग कपड़े हो तो गाना और भी अच्छा लगेगा। आइडिया इसोबी को भी अच्छा लगता है, इसलिए जल्दी से सोरो मेमी कपड़े खरीद कर लाती है और सिंगर को पहनाने में हेल्प करती है। हालांकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, पर वो उसको इतना ज्यादा परफेक्टली तैयार कर देती है कि सब लोग देखते रह जाते हैं। इसके बाद वो स्टेज पर परफॉर्म करती है, जो देखकर स्पॉन्सर क्लब के सारे मेंबर के साथ स्पॉन्सर भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। घर आकर वो देखता है उसका गाना कुछ यूट्यूबर्स भी कवर कर रहे हैं। तभी हारू डिलीवरी का पार्सल लेकर आ जाती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। वो बोलती है कितना अच्छा है ना, तुम्हारा और सोरो मेमी की तो ड्रीम है, पर मेरा तो कोई ड्रीम ही नहीं है, बस मैं शॉप चलाए जा रही हूँ। वो बोलता है शॉप चलाना भी कोई आसान बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों पार्टी कर रहे होते हैं। मकान मालकिन बोलती है मैं तुम दोनों पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, जब तुम दोनों सक्सेस हो जाओ तो मुझे भूलना मत। नेक्स्ट सीन में ओतो नहा रहा होता है, तभी उसके फोन पर शेरा का कॉल आता है। शेरा के बारे में ओतो ने सोरो मेमी को सब कुछ बताया था, इसलिए वो उसे फोन देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो गलती से कॉल पिक कर लेती है, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। शेरा भी समझ जाती है कि ओतो ने इस लड़की को सब कुछ उसके बारे में बता दिया है। सोरो मेमी बोलती है अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो बता सकती हो। तो वो भी उसे अपने दिल की बात बताने लग जाती है और उसे भी एक अच्छी दोस्त मिल जाती है। जिसके बाद सोरो मेमी उसे भी अपना फोन नंबर शेयर कर देती है। नेक्स्ट सीन में सोरो मेमी सोते वक्त अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आशा ही सोरो मेमी की मॉम होती है। फैशन डिजाइनिंग बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए वो सोरो मेमी को छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, जिसके बाद उसकी ग्रैंडमा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सब सोचकर उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो ओतो को टेबल के सामने सोते हुए देख लेती है, इसलिए वो लाइट ऑफ करती है और उसके बगल में ही सो जाती है। नेक्स्ट सोरो मेमी का काम पर फर्स्ट डे होता है, लेकिन तोरो उससे डिजाइनिंग के अलावा बाकी सारे काम करवा रहा होता है, यानी कि साफ सफाई को फैलाने का काम, क्योंकि फिलहाल उसे कुछ दिनों तक देखकर उसे दूसरों को ऑब्जर्व करना था। ये काम करते करते रात हो जाती है, सभी लोग वहाँ से चले गए होते हैं, पर सीन अभी भी काम कर रहा होता है, तो वो भी सोरो मेमी की हेल्प करता है और उसे शॉप की एक ड्रेस देता है, लेकिन वो ड्रेस लेने से मना करती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन सीन बोलता है ये डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, तो तुम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकती हो। इसके बाद सोरो मेमी खुश हो जाती है। इसके बाद सीनो से बहुत सारे शोरूम की विंडो शॉपिंग कराता है, यहाँ पर वो अलग अलग टाइप के डिजाइन देखकर काफी कुछ ऑब्जर्व करते हैं। सीनो से बोलता है तुम नया एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनोगी। दूसरी तरफ ओतो भी सोबी के साथ हारू के कैफे में होता है, जहाँ पर सोरो मेमी भी सीन के साथ पहुँच जाती है। ओतो सोरो मेमी को दूसरे लड़के के साथ देखकर काफी ज्यादा जल भुन रहा होता है। सोबी सोरो मेमी से पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बोलती है नहीं तो ये मेरा कोवर्कर है। तभी वहाँ पर एरियल आ जाती है, उसे बताती है ये तुम्हारी वोकलिस्ट है और अब से तुम्हारे सॉन्ग ये गाएगी, क्योंकि मानवो ने तो सिंगिंग की फील्ड में क्विट कर दिया है। लेकिन सोरो मेमी का ध्यान तो ओतो की तरफ होता है, जो किसी नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है क्या तुम उसे लाइक करती हो, तो वो नो बोल देता है। नेक्स्ट सीन में सोरो मेमी सीन का दिया हुआ टॉप पहनकर शॉप में चली जाती है। तोरू उसे उस टॉप के पैसे पे करने के लिए बोल रहा होता है। सीन बोलता है लेकिन ये डिफेक्टेड प्रोडक्ट था। आज तोरू के लिए अपना सामान ढूंढना काफी ज्यादा इजी हो गया था, क्योंकि सोरो मेमी ने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर रखा हुआ होता है। इधर काम करने के दौरान सोरो मेमी से एक डिजाइन पैटर्न नीचे गिर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब इस डिजाइन पैटर्न को फिर से कैसे बनाएगी, इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग उस डिजाइन को अरेंज कर देती है। फिर तोरू आकर देखता है और बोलता है ये तो मेरे पैटर्न से भी अच्छा है। इन बताता है ये सोरो मेमी ने किया है और उसे आशा का मैगजीन दिखाता है कि सोरो मेमी आशा की बेटी है। ये बात तोरू
मकान मालकिन को भी बता देता है, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मकान मालकिन जैसे ही घर आती है तो सोरो मेमी सो रही होती है। वो ओतो को बोलती है इसे इसके बेड तक लेकर जाओ। ओतो पहले उसे जगाने की कोशिश करता है, जब वो नहीं जगती तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट सीन में ओतो और इशोबी अपने नए गाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एरियल आ जाती है, जिसने अपने बाल काट लिए होते हैं क्योंकि वो मानवों को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। दूसरी तरफ तो सोरो मेमी को बोलता है ये वो कॉफी नहीं है जो मैंने बोली थी, लेकिन सोरो मेमी उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है, आपने यही बोला था। सोरो बोलता है तुम्हारी रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत कैसे हो गई, और इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है। सीन उसे रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसे ही चोट लग जाती है। इसके बाद सोरो मेमी उसकी चोट पर मलहम लगाती है और सीन से उसे पता चल जाता है कि उसे पता है कि वो आशा की बेटी है। फिर ये बात तोरू को भी पता है। सीन बोलता है पर ऐसा मत सोचना, ये जानकर उसने तुम्हें जॉब पर रखा है। ये बात सच है, तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ का ही खून दौड़ रहा है। तोरू में भी बोलती है लेकिन मुझे मेरी मोम से नफरत है। इधर तोरू को आधी रात को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो एक डिजाइन तैयार करने का सोचता है और हेल्प करने के लिए वो सीन को कॉल करता है। सीन बोलता है बेटर रहेगा कि इतनी रात को आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल हम लोग काम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तभी तोरू सोरो मेमी के डिजाइन को देखता है और उसे कॉल करता है। हालांकि वो सो रही होती है, लेकिन फिर भी तोरू की हेल्प करने के लिए वो आधी रात में ही चली जाती है। तोरू भी समझ जाता है ये अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए वो अपने एक कस्टमर के डिजाइन तैयार करने का टास्क सोरो मेमी को दे देता है। इस वजह से उसकी एक कोवर्कर को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। तभी वहाँ पर तोरू का कस्टमर आ जाता है। वो बताता है मैं व्हील चेयर पर हूँ ना, इसलिए मेरी पैंट पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे अब इस ब्रांड के कपड़े अच्छे नहीं लगते। तभी सोरो मेमी बोलती है एक्चुअली में तुम्हें ये ब्रांड काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं सारे इसी ब्रांड के हैं, और अगर आपके पैंट के रिंकल्स आपको परेशान कर रहे हैं तो इसे बदला जा सकता है। और वो सीजर उठाकर उसकी पैंट को फाड़ देती है और फिर उसमें व्हाइट कपड़ा लगाकर एक अलग डिजाइन बना देती है। इससे रिंकल्स भी नहीं दिखते और डिजाइन भी काफी ज्यादा फैंसी लगता है। जिसके बाद तोरू का वो कस्टमर सोरो मेमी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उस फीमेल कोवर्कर को इतनी ज्यादा जेलसी हो रही होती है कि वो सोरो मेमी से फाइट करने लग जाती है। इसके बाद तोरू सीन को बोलता है वाकई सोरो मेमी में काफी ज्यादा टैलेंट है। तभी तो उसने बिना सोचे समझे मेरे तैयार किए हुए डिजाइन को एक नया रूप दे दिया। इतनी हिम्मत तो यहाँ के किसी वर्कर में नहीं है। फिर भी वो उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है और उसे एक नया डिजाइन बनाने का टास्क देता है। इसके बाद सोरो मेमी अपने नए डिजाइन को बनाने के लिए हारू की हेल्प लेती है। हारू बोलती है तुम्हें एक मॉडल की जरूरत है जिसके अकॉर्डिंग तुम अपने डिजाइन को तैयार कर सको। दूसरी तरफ एरियल ओतो के सॉन्ग को काफी अच्छे तरीके से कवर कर रही होती है। इसोबी बोलती है ओतो एरियल ने तुम्हारे साथ काम करने के लिए ना अपने बाल तक काट दिए हैं, जबकि वो लॉन्ग हेयर रखती थी क्योंकि मानवों को पसंद थे। इवन उसने अपना आर्टिस्ट नाम भी चेंज कर लिया है, इसलिए अब तुम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। जिसके बाद वो तो अपने ग्रुप का नाम सोच लेता है और सोरो मेमी को बताता है मैंने अपने ग्रुप का नाम BPM रखा है, यानी बीट पर मिनट। सोरो मेमी बोलती है इसका मतलब तुम किसी की हार्ट बीट से भी ट्यून क्रिएट कर सकते हो। वो तो बोलता है वो तो है, पर अगर तुम इतनी ज्यादा क्यूरियस हो तो मैं किसी दिन तुम्हारी हार्ट बीट से भी ट्यून क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सोरो मेमी काफी ज्यादा उदास भी थी क्योंकि उसे डर लग रहा था वो तो सक्सेस होने के बाद यहाँ से चला जाएगा। वो तो बोलता डोंट वरी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज एरियल को फाइनल रिकॉर्डिंग करनी होती है पर वो आई नहीं होती। कुछ देर बाद वो ओतो को कॉल कर बताती है मानवो ने मुझे प्रपोज किया है, इसलिए अब मैं भी सिंगिंग का फील्ड छोड़कर मानवो के साथ शादी कर सेटल होना चाहती हूँ। मानवो भी ओतो को उसके नए करियर के लिए बेस्ट विशेष दे देता है। इसोबी बोलती है मुझे भी लगा था कि वो भाग जाएगी क्योंकि उसने बाल काटे नहीं थे, बिग लगाई थी। दूसरी तरफ सोरो मेमी से भी डिजाइन बन नहीं रहा था, इसलिए वो रिलैक्स होने के लिए सामने के एक पार्क में आ जाती है और ओतो से मैसेज कर पूछती है तुम्हारा रिकॉर्डिंग कैसा रहा। वो बताता है कि सिंगर ही भाग गई। सोरो मेमी को तो उसकी सिचुएशन पर हंसी आ जाती है। पार्क में एक लड़की कुछ बच्चों को गाना लगाकर सुना रही होती है और ये और कोई नहीं बल्कि शेरा होती है। उसका गाना सुनने के बाद सोरो मेमी जल्दी से
ओतो को पार्क में बुला लेती है। जैसे ही वो पार्क में आता है तो वो उसे शेरा को दिखाकर बोलती है, ये लो तुम्हारी सिंगर मिल गई है। ओतो और शेरा एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी ओतो शेरा को सोरोमेमी से इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन शेरा उसकी आवाज सुनते ही पहचान लेती है, उस दिन उससे बात करने वाली लड़की सोरोमेमी ही थी। ये जानकर ओतो भी हैरान हो जाता है, इन दोनों की बातचीत कब हो गई। इसके बाद वो शेरा को सॉन्ग इसोबी को सुनाता है। सोबी को तो यकीन ही नहीं होता एक स्कूल टीचर इतना अच्छा गाना गा लेती है। दूसरी तरफ सोरोमेमी हारू को शेरा के बारे में बताती है। वो बोलती है, क्यों ना तुम शेरा को ही अपनी मॉडल बना लो, इससे वो तुम्हारा डिजाइन किए हुए ड्रेस को पहनकर ओतो के सॉन्ग को कवर कर सकती है। इसलिए नेक्स्ट डे सोरोमेमी उससे रिक्वेस्ट करती है, क्या प्लीज तुम मेरी मॉडल बन सकती हो। और ओतो भी उससे रिक्वेस्ट करता है, तुम्हें मेरा कंपोज किया हुआ गाना गाना होगा। लेकिन शेरा में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन ये दोनों उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद वो दोनों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे लेकर इशोबी के पास जाते हैं और सोरोमेमी इशोबी से परमिशन ले लेती है कि वो सोरा का आउटफिट खुद तैयार करेगी। अगले दिन शेरा सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही होती है और ओतो उसे इंकरेज कर रहा होता है। दूसरी तरफ एग्जीबिशन के लिए तोरू ने अपने डिजाइन को तैयार कर लिया होता है। तभी सीन को सोरोमेमी का कॉल आ जाता है। तोरू बोलता, अच्छा ये अभी तक जिंदा है। एक्चुअली में यहाँ पर सोरोमेमी को मार्बल को देखकर एक आइडिया आता है और वो सीन को कॉल कर यही बता रही होती है कि वो मार्बल से कपड़े डिजाइन करना चाहती है। जब सीन ये बात तोरू को बताता है तो तोरू उसे सोरोमेमी की हेल्प करने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे मालूम था सोरोमेमी का आइडिया यूनिक ही होने वाला है। इसके बाद सोरोमेमी ओतो के सॉन्ग के अकॉर्डिंग शेरा के लिए एक आउटफिट बनाती है और अब इसमें मार्बल ऐड करना था, इसलिए सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं, इवन हारू और उसके डैड भी। इवन यहाँ पर ओतो और शेरा को क्लोज होता हुआ देख सोरोमेमी को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। मैक्सिन में शोबी बोलती है, हमें शेरा का फेस रिवील करना ही पड़ेगा, पर टाइम आने पर तुम्हारा फेस भी रिवील करना होगा। ओतो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद ये सब लोग फिर से मार्बल लगाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी की हेल्प से फाइनली वो ड्रेस तैयार हो जाता है और सॉन्ग के डायरेक्टर को भी ये आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन शूटिंग से पहले वो अपने हाथों के निशान को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद शूटिंग के दौरान उसे पैनिक अटैक आ जाता है। बाद में वो सोरोमेमी और ओतो को बताती है कि उसने ये हाथ काटने की कोशिश क्यों की थी। असल में सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग समझते थे, इवन उसकी मॉम भी। यहाँ तक कि उसकी मॉम ने तो उसे छोड़ भी दिया था, इसलिए वो अपने अकेलेपन से परेशान हो गई थी। सोरोमेमी और ओतो से कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब देखकर शेरा तो सोरोमेमी को हगी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो सॉन्ग को अच्छे से कवर कर लेती है। इवन सोरोमेमी ने उसके लिए एक अच्छा सा ब्रेसलेट भी तैयार किया होता है ताकि उसका निशान छुप सके। इवन उसे एक पेपर टॉय भी गिफ्ट करती है। शेरा को भी अच्छा लग रहा था, उसे एक अच्छी दोस्त जो मिल गई थी। कुछ दिनों में ओतो का वो सॉन्ग वायरल हो जाता है। आशा भी शेरा की उस ड्रेस को नोटिस करती है। तोरू को भी सोरोमेमी का डिजाइन किए हुए कपड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए वो अपने नेक्स्ट एग्जीबिशन में उसे भी शामिल कर लेता है। इधर सो भी बताती है विद इन अ वीक वो गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वर्क पर और फोकस करने के लिए शेरा को अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इधर सोरोमेमी अपनी ग्रैंडमा को कॉल कर बताती है, अब मैं एक बड़े ब्रांड कंपनी में काम करती हूँ। इवन मेरे एक डिजाइन को एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट भी किया गया है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा को फैशन की फील्ड से ही नफरत थी, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में वो तो सोरोमेमी को बताता है, मैं जल्दी इस घर को छोड़ने वाला हूँ। और ये बात वो मकान मालकिन को भी बताता है। एक्चुअली में मकान मालकिन उसकी बात को समझ जाती है, क्योंकि सॉन्ग की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो इस तरह एक लड़की के साथ सेम घर पर रहने से उसकी इमेज पर फर्क पड़ सकता था। और उसके डिसीजन से सोरोमेमी तो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद सोरोमेमी ओतो के घर छोड़ने के लिए एक फेवरेट पेंटिंग बनाती है। वो बताती है, ये पेंटिंग मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती है, जब वो मुझे छोड़कर चली गई थी। ओतो उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। वो बताती है, मेरे डैड एक पेंटर थे, पर बीमारी की वजह से जल्द ही मर गए। वैसे कितना अजीब है ना, जिस फील्ड की वजह से मेरी मॉम ने मुझे छोड़ा था, मैं भी उसी फील्ड में एंटर कर गई हूँ। तो बोलता है, भले ही मैं इस घर से जा रहा हूँ, पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगले सीन में सोरोमेमी लैपटॉप पर एक फायर वर्क शो लगा देती है और ओतो से बोलती है, मैं चाहती हूँ मैं सच में तुम्हारे साथ फायर वर्क देखूं। ओतो बोलता है, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे कि वो सच में फायर वर्क देख रहे हैं।
नेक्स्ट डे सोरो मेमी का डिजाइन किया हुआ डेस्क एग्जीबिशन में दिखाया जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर इसोबी शेरा और ओतो को खुशखबरी देती है, जल्दी तुम दोनों का टीवी में भी डेब्यू होने वाला है। इसके बाद ओतो पैकिंग करने के लिए शोरा मेमी की हेल्प लेता है और बताता है कि टीवी पर भी अब मेरा सॉन्ग दिखाया जाएगा। तो शोरा मेमी उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। ओतो बोलता है टीवी शो के लिए मेरा और शेरा का आउटफिट तुम्हें डिजाइन करोगी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तोरू शोरा मेमी को बताता है उस दिन फैशन शो में एक डिजाइनर को तुम्हारा डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो इसलिए वो तुम्हारे डिजाइन का स्पॉन्सर बनना चाहता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो सैड भी थी क्योंकि वो तो उसे छोड़कर जा रहा होता है। अगले सीन में वो अपनी शो की थीम को सोच रही होती है, वो तो उसे बेकार से आइडिया दे रहा होता है। फिर दोनों लड़ते हुए वहीं पर सो जाते हैं। अगले सीन में सोरो मेमी उसे बताती है आज जब मैं जूस पी रही थी ना, तो मुझे अपने पहले दिन की याद आ गई थी और इससे मैंने अपने शो के लिए एक थीम भी तैयार कर लिया है। वो तो देखता है उसने अपनी थीम का नाम रखा है डोंट रिमेम्बर डेज ओनली मोमेंट्स। वो तो को ये थीम काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। इसके बाद वो उसे बस प्रपोज करने ही वाला होता है, पर तभी उसके गाने पर एक मैसेज आ जाता है और ये मैसेज किसी और का नहीं आशा का होता है, क्योंकि आशा को शेरा ने जो ड्रेस पहना होता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है, इसलिए वो उस डिजाइनर का तारीफ कर रही होती है। अगर इन फ्यूचर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन वो अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस भी शेयर कर देती है। लेकिन सोरा मेमी को तो गुस्सा आ जाता है और वो उस मैसेज को डिलीट करने के लिए बोल रही होती है। वो तो बोलता है फिर भी तुम्हें इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़ सकती है। वो बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा, जिस वजह से वो तो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाता और अपने रूम में चला जाता है। और सोरा मेमी अपनी मॉम के बारे में सोचकर रोने लग जाती है और वो ओतो से बात करना चाहती थी, इसलिए उसके पास जा रही होती है, लेकिन फिर रुक जाती है कहीं वो सो ना गया हो। इधर ओतो भी उससे बात करने के लिए आ ही रहा होता है, पर वो भी रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो घर छोड़कर जा रहा होता है और मकान मालकिन उसके लिए एक गुड बाय का नोट छोड़कर गई होती है। और फिर वो सोरो मेमी की रूम की तरफ देखता है जो अभी भी सो रही होती है, इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए जाने लगता है। लेकिन तभी सोरो मेमी उसे बुलाती है। जब वो अंदर जाता है तो वो उसकी सक्सेस के लिए चीयर अप करती है। इसके बाद ये दोनों अपने पुराने मोमेंट्स को याद करते हैं जो उन्होंने साथ में बिताए थे। इसके बाद वो तो पूरे रास्ते रोते हुए जाता है क्योंकि वो सोरो मेमी से अलग नहीं होना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सोरो मेमी भी अपने काम में लग जाती है। इधर ओतो और शेरा अपने नेक्स्ट सॉन्ग पर डिस्कस कर रहे होते हैं। शेरा उसे अपने लिरिक्स दिखाने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करती है, पर गलती से वो एक फोल्डर ओपन कर देती है जिसमें सिर्फ सोरो मेमी की ही फोटोज होती हैं। ये देखकर वो तो समझ जाता है कि ये सोरो मेमी को लाइक करती है, यानी कि शेरा एक लेस्बियन थी। सोरो मेमी अपना डिजाइन का कलेक्शन सीन को दिखाती है, जो देखकर वो सोरो मेमी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। के बाद वो इसोबी को भी डिजाइन दिखाते हैं। इसोबी को भी उसके डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ओतो को इन दोनों का इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। और सोरो मेमी भी ओतो और शेरा को साथ में देखकर जेलस हो रही होती है। के बाद वो हारू को बताती है इतने दिनों के बाद आज ओतो से मुलाकात हुई, पर वो तो ढंग से बात ही नहीं कर रहा था, जबकि उसने जाने से पहले कहा था कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, पर वो खुद कितना ज्यादा बदल चुका है। हारू बोलती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान बदलता रहता है। अगले सीन में वो तोरू की शॉप पर होती है, जहाँ पर तोरू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि नेक्स्ट फैशन शो के लिए उसे नया आइडिया नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ शेरा ओतो से पूछती है तुम्हें क्या लगता है क्या सोरो मेमी सीन को लाइक करती है। जब सारा स्टाफ जा चुका था तभी तोरू देखता है सोरो मेमी अपना बुक शॉप पर ही भूल गई है। अभी उसे सोरो मेमी की कलेक्शन बुक दिख जाती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके डिजाइन इतने ज्यादा यूनिक थे कि तोरू ने कभी सोचे भी नहीं थे। जब वो शॉप आती है तो देखती है तोरू ने उसके सारे डिजाइन और आइडियाज चुरा लिए हैं। तोरू से बताता है मैं ये डिजाइन पेरिस फैशन शो में शो करने वाला हूँ। सोरो मेमी बोलती है पर तुमने मेरी आइडिया क्यों चुराए। सोरो घुटने के बल बैठकर रिक्वेस्ट करने लग जाता है मेरे ब्रांड की इज्जत को बचाने के लिए प्लीज तुम अपने आइडियाज मुझे दे दो। सोरो मेमी को तो यकीन ही नहीं होता, अपने ब्रांड को बचाने के लिए बॉस अपने असिस्टेंट के ही आइडियाज को चुरा रहा है। मैनेजर बोलता है फैशन की फील्ड में ऐसा ही होता है। उसके बाद सोरो मेमी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। ये सब बताने के लिए वो ओतो को कॉल करती है, पर उसका मोबाइल तो ऑफ आता है। इसके बाद वो शेरा को कॉल करती है। शेरा उसे बताती है अभी वो रिकॉर्डिंग रूम में है।
शेरा समझ जाती है जरूर कोई बात है, इसलिए वो उससे पूछती है, पर वो बोलती है मैं सिर्फ ओतो को ही बताऊंगी। जिसके बाद वो ओतो से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। शेरा को लगता है जरूर सोरो मेमी ओतो को अपना लव कन्फेस करने वाली है, इसलिए वो सोरो मेमी और सीन का फोटो कट कर ओतो को दिखा देती है और बोलती है ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये फोटो उसने ही मुझे सेंड की है, इसका मतलब ये है कि मैं और तुम दोनों ही रिजेक्ट हो गए हैं। तुम्हें तो पता है ना मैं उसे पसंद करती हूँ पर वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या मैं सच में डिस्गस्टिंग हूँ? ये बोलकर रोने लग जाती है। वो तो भी उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसे एज अ फ्रेंड हक कर लेता है। सोरो मेमी तभी उन दोनों को ऐसे देख लेती है और उसे लगता है ये दोनों का चक्कर चल रहा है और अब इस गलतफहमी की वजह से अब वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और बीच सड़क में बैठकर रोने लग जाती है। तभी सीन भी उसके पास आ जाता है। वो बताती है मेरे डिजाइन चोरी कर लिए गए हैं और वो तो भी अब मुझसे दूर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ छिन गया है। तो सीन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे सीन तोरू को बोलता है ये सही नहीं है कि दूसरे के आइडिया को चुराकर अपना काम निकाला जाए। बेटर रहेगा कि तुम सोरो मेमी को उसके डिजाइन वापस कर दो। लेकिन तोरू तो उसके सीनियर की पोस्ट ही छीन लेता है और किसी और लड़की को दे देता है, जिसके बाद सीन भी जॉब छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में सोरो मेमी और सीन ओतो और शेरा के लिए जो कपड़े डिजाइन किए हैं वो इशोबी को दिखाते हैं। इशोबी को वो डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ओतो तो इन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। सोरो मेमी भी बड़ी मुश्किलों के साथ अपने दिल को संभाल रही थी। इसके बाद से सोरो मेमी को बोलता है तुम मुझे डेट कर सकती हो, वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। तुम्हारे जितना टैलेंटेड तो नहीं हूँ पर तुम्हें सपोर्ट तो कर ही सकता हूँ। सोरो मेमी बोलती है हमें बहुत काम है, पहले हमें उन सब पर फोकस करना चाहिए। अगले सीन में वो अपने शो के स्पॉन्सर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बोलती है तुम दोनों ने इतने बड़े ब्रांड से क्विट कर लिया है, इसका मतलब तुम दोनों ने अपना स्पॉन्सर भी खो दिया है। ये सुनकर सोरो मेमी को एक और झटका लगता है। लेडी बताती है अगर तुम दोनों अपना खुद का शो करोगे तो शायद कुछ पॉसिबल है, लेकिन खुद का शो रन कराने के लिए अराउंड 50 मिलियन का खर्चा होगा, जो कि सोरो मेमी के लिए इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट डे उसे इशोबी की तरफ से भी बैड न्यूज मिलता है कि ओतो के न्यू सॉन्ग के लिए सॉन्ग का डायरेक्टर अपने ही एक फ्रेंड के फैशन डिजाइन को यूज करने वाला है। इसके बाद सोरो मेमी एकदम टूट जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था। और मकान मालकिन उसे मोटिवेट करती है तुम में इतना ज्यादा टैलेंट है, तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हारे पास आशा जैसी माँ भी है, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी, जरूर तुम्हें किसी नए ब्रांड से मिलवा देगी या फिर तुम्हें पैसों की हेल्प करेगी। जिसके बाद वो ओतो से अपनी मोम का नंबर मांगती है। ओतो भी जल्दी से उसे नंबर दे देता है क्योंकि उसने स्क्रीनशॉट ले रखा होता है। करने के बाद वो सोरो मेमी को मैसेज करता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता ही रहूंगा। लेकिन उस वक्त वो नहा रही होती है। नहाकर जब वो आती है, नहाने के बाद जब वो अपना मोबाइल देखती है तब तक वो तो उस मैसेज को डिलीट कर चुका होता है। वो सोच रही होती है उसने क्या मैसेज किया होगा। फिर वो भी उसे मैसेज करती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और सोच रही होती है अगर आधे घंटे तक उसने ये मैसेज सीन नहीं किया तो मैं डिलीट कर दूंगी। इधर वो तो अपना काम कर रहा होता है। अपना काम करने के बाद जैसे ही वो अपना मोबाइल चेक करता है तो वो सोरो मेमी का मैसेज देखता है जो कि डिलीट हो चुका होता है और इस तरह दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता ही नहीं पाए। नेक्स्ट डे वो अपनी मोम से मिलने के लिए जाती है और ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है कि उसे देखकर उसकी मोम ना ही खुश थी और ना ही गिल्टी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आशा उसे रोककर सॉरी बोलती है मुझे माफ करना, मैं अच्छी मोम नहीं बन पाई पर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। वो बोलती है मुझे कुछ पैसे चाहिए और उसे अपना डिजाइन कलेक्शन दिखाती है। उन डिजाइन को देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तुम्हें अपना शो रन करना चाहिए और अपने साथ पेरिस चलने के लिए बोल रही होती है। सुनकर सोरो मेमी तो हैरान हो जाती है और वो ये सारी बातें सीन और मकान मालकिन को बता देती है। इवन वो सीन को अपने साथ पेरिस चलने के लिए बोल रही होती है। अगले सीन में सोरो मेमी तोरू की शॉप के सामने से गुजर रही होती है। तभी तोरू से अपने पास बुलाता है और उसके डिजाइन का कलेक्शन उसे वापस कर देता है। एक्चुअली में तोरू को एहसास हो गया था अपने असिस्टेंट के डिजाइन को चुराकर अपनी इमेज को बनाए रखना कितना गलत काम है। मेरी माँ ने अगर ये देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे डिजाइन वापस कर रहा हूँ। इसके बाद वो उसे बेस्ट विशेष भी देता है। तुम पेरिस जा रही हो, जल्दी तुम एक बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। अगले सीन में वो शेरा और ओतो को टीवी में देख रही होती है। अब वो पेरिस जाने वाली थी, इसलिए मकान मालकिन उसे बोलती है आज शाम मैं घर में फेयरवेल पार्टी रख रही हूँ, इसमें सब आएंगे। शाम को जैसे ही वो घर आती है, लेकिन शाम को जब वो घर आती है तो देखती है
मकान मालकिन ने सिर्फ 2 लोगों का ही खाना बनाया है, यानी कि दूसरा बंदा ओतो ही होने वाला है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ओतो घर आ जाता है और वो दोनों बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। ओतो से कांग्रेचुलेशन बोल रहा होता है। सोरो मेमी बोलती है तुम चेंज हो गई हो। ओतो बोलता है तुम भी तो बदल गई हो, क्योंकि तुम्हारी पेरिस जाने की बात मुझे तुमसे नहीं बल्कि मकान मालकिन से पता चली। वो दोनों एक दूसरे से बातें करना तो चाह रहे थे, पर समझ ही नहीं आ रहा था क्या बातें करें, इसलिए वो फायर वर्क करते हैं। वो बोलती है तुम्हें याद है एक रात हमने हाथ पकड़कर वादा किया था कि हम दोनों फायर वर्क देखने जाएंगे। वो तो बोलता है हाँ याद है। सोरो मेमी बोलती है लगता है अब वो दिन कभी नहीं आएगा। ओतो के जाने का टाइम हो गया था इसलिए वो जाने लगती है। ओतो के जाने का टाइम हो गया था इसलिए वो जाने लगता है। तभी सोरो मेमी उसे रोक कर बोलती है अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या हमेशा पकड़े रहोगे। ये सुनकर ओतो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में आशा सोरो मेमी के साथ अपने होम टाउन आ जाती है। आशा अपनी मोम से माफी मांगती है। सोरो मेमी भी माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो ग्रैंडमा, आपके मना करने के बावजूद मैं इतने दिनों तक टोक्यो में थी। ग्रैंडमा बोलती है कितना अजीब है, अब तुम दोनों साथ में पेरिस जा रही हो। इन द एंड तुम दोनों ने एक ही ड्रीम को चुना और वो सोरो मेमी को एक गिफ्ट देती है। तो आशा ने उसके 5th बर्थडे पर भिजवाया होता है और ग्रैंडमा ने उसे पहले वो गिफ्ट नहीं दिया था ताकि उनकी पोती हर्ट ना हो। सोरो मेमी समझ जाती है उसकी मोम उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसके बाद वो टोक्यो जाने के लिए बस का वेट कर रहे होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ इससे पहले ये दोनों अलग हुए थे। आशा फिर से अपनी बेटी से माफी मांगने लग जाती है और वो भी अपनी मोम को माफ कर देती है। दूसरी तरफ सीन शेरा और ओतो को फेयरवेल गिफ्ट देने के लिए जाता है, जहाँ पर शेरा को सीन से पता चल जाता है उस दिन सोरो मेमी ने उसे और ओतो को हक करते हुए देख लिया था, इसलिए वो समझ रही थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इधर सोरो मेमी जाने से पहले मकान मालकिन के गले लग जाती है क्योंकि दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। इधर सेरा ओतो को बता देती है कि सोरो मेमी और सीन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे जेलसी हो रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों साथ हो जाओ, पर ये मेरी ही गलती है क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। उस दिन तुम्हें वो यहाँ पर कुछ बताने के लिए आई थी, पर उसने हम दोनों को ऐसे साथ देख लिया था और अभी वो एयरपोर्ट पर जा रही है। तुम्हें जल्दी जाकर उसे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। तभी शोभिक आकर बताती है रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए अभी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो ओतो भी सोरो मेमी के पास ना जाकर अपने काम को ही चूज करता है और सोरो मेमी के लिए एक लेटर मकान मालकिन के हाथ भिजवा देता है। साइड में बैठने से पहले वो उस लेटर को पढ़ती है। उसमें क्या लिखा था ये तो बताया नहीं चाहता, पर उस लेटर को पढ़कर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सोरो मेमी अपने होम टाउन में होती है। दरअसल आशा समझ गई थी कि पेरिस सोरो मेमी के लिए नहीं है। वो लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहती बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए आशा उसे वापस अपने होम टाउन जापान भेज देती है। तो यहाँ पर सोरो मेमी अपनी फैमिली मेंबर और नेबर्स के कपड़े डिजाइन कर काफी ज्यादा खुश थी। एक दिन तोरू उससे मिलने के लिए उसके होम टाउन आ जाता है और उसे वापस से टोक्यो में आने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर रहकर उसका टैलेंट से बर्बाद हो रहा था। सोरो मेमी बोलती है ये मेरी लाइफ है, इसलिए मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैंने जिस रास्ते को चूज किया है मैं उस पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ ओतो का बैंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। रिसेंटली वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और ये न्यूज सोरो मेमी के फैमिली वाले भी देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद शेरा सोरो मेमी को कॉल कर बोलती है आई लाइक यू, तो वो भी आई लाइक यू टू बोल देती है। वो बोलती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ एज अ फ्रेंड नहीं बल्कि एज अ रोमांटिक वे, लेकिन मुझे पता है कि तुम ओतो को लाइक करती हो और मुझे माफ करना, मैंने ओतो को झूठ बोला था कि तुम और सीन रिलेशनशिप में हो और उस दिन जो तुमने हमें हक करते हुए देखा था वो भी सच नहीं है। मैं और वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर सोरो मेमी तो शौक ही हो जाती है, लेकिन बोलती है ये सब पुरानी बातें हो गई है, तुम लोगों का नया कॉन्सर्ट होने वाला है, तुम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। अगले सीन में ओतो ने सोरो मेमी के लिए कॉन्सर्ट का टिकट भिजवाया होता है। ये कॉन्सर्ट उसके ही होम टाउन में हो रहा था, इसलिए वो भी कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंच जाती है। जहां पर वो जैसे ही अपना नाम एंटर करती है तो ये एम्प्लॉय बोलती है कॉन्सर्ट के बाद ओतो ने तुम्हें बैक स्टेज पर मिलने के लिए बोला है। ये सुनकर सोरो मेमी बोलती है मुझे अर्जेंट काम है और वहाँ से चली जाती है और स्टेडियम के बाहर बैठकर उसका गाना सुनकर वहाँ से ही वापस जाने लगती है। इधर स्टाफ ओतो को बताती है सोरो मेमी आई तो थी लेकिन वापस चली गई। तभी सो भी उन दोनों को इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों का यहाँ पर फर्स्ट विजिट है।
वो बताता है नहीं, 4 साल पहले मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था, यानी कि यही वो जगह थी जहाँ पर वो और सोरा मैमी फर्स्ट टाइम मिले थे। इसके बाद वो उसे मैसेज कर कर बोलता है तुम चली क्यों गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वो भी फेस टू फेस। कल मेरी फ्लाइट है, उससे पहले मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन एड्रेस देखने से पहले ही उसकी बैटरी डेड हो जाती है। उसके बाद वो घर वापस जाने लग जाती है। बस का वेट करते दौरान उसके पॉकेट से एयरपोर्ट नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ओतो ने उसे कहाँ मिलने के लिए कहा होगा। जिसके बाद वो दौड़ते हुए जाने लगती है, यानी कि उसी रोड क्रॉसिंग पर जहाँ पर वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। इधर वो तो भी यहाँ से जल्दी से निकलना चाहता था, इस जो कि शो भी नोटिस कर लेती है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजर को अपनी बातों में लगाकर ओतो को वहाँ से जाने का इशारा कर देती है। उसी तरह सोरा मैमी रोड क्रॉसिंग पर पहुँच गई होती है। इधर ओतो को कोई टैक्सी नहीं मिलती, इसलिए वो भागा हुआ ही जाने लगता है। इधर 11 बज गए होते हैं, इसलिए सोरा मैमी रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ओतो अब नहीं आने वाला। अगले सीन में ओतो जब वहाँ पहुँचता है तो सोरा मैमी वहाँ से जा चुकी होती है, लेकिन तभी उसे सोरा मैमी का स्कार्फ दिख जाता है। स्कार्फ देखकर वो उसे आमने सामने ढूंढने लग जाता है और फाइनली वो सोरा मैमी को देख लेता है, जो नीचे रोड क्रॉस कर रही होती है। अभी ओतो उसे आवाज लगाता है। ओतो को देखकर उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। ओतो बोलता है मैंने कॉन्सर्ट के लिए ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि मैं तुमसे वैसे ही मिलना चाहता था जैसे हम पहली बार मिले थे। तुम्हें मेरी बात सीली लगेंगी, पर हमारा मिलना डेस्टिनी में लिखा था। उस दिन हम सेम डे सेम प्लेस पर सेम टाइम पर सेम गाना सुन रहे थे। सोरा मैमी बोलती है मुझे लगा तुम भूल चुके हो। ओतो बोलता है मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था, और उसे आई लव यू बोलता है। उसके बाद वो तुरंत ओतो को आकर हक कर लेती है। ओतो से बोलता है अब से हमारे सॉन्ग के लिए आउटफिट तुम ही डिजाइन करोगी, और उसे फिर से प्रपोज कर देता है। सोरा मैमी भी उसे किस कर कर अपना जवाब दे देती है। उसके बाद वो उसकी बाहों में कूद पड़ती है, दोबारा छोड़कर मुझे कभी मत जाना। नेक्स्ट सीन में वो ओतो और शेरा का न्यू आउटफिट डिजाइन करती है। इसके बाद दोनों ही उस मकान मालकिन के घर पर जाते हैं। सोरा मैमी उस लेटर को पढ़ रही होती है जो ओतो ने उसे जाने से पहले दिया था। इसमें लिखा होता है अभी हम दोनों अपने अपने ड्रीम को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो चलो पहले उसे ही पूरा कर लेते हैं, अगर किस्मत में रहा तो हम फिर से मिल लेंगे। और उस लेटर के साथ उसने एक एयरपोर्ट भी दिया होता है। ओतो उसे हंसने से मना कर रहा होता है क्योंकि सोरा मैमी उसका मजाक उड़ा रही होती है। ओतो उसे वही सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलता है जो वो पहले सुन रहे थे जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। जिसके बाद दोनों उस गाने को सुनने लग जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।